हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वुंड हीलिंग चैप्टर के अंडर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है तो कभी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा वुंड हीलिंग के अंदर स्किन रिपेयर बाय प्राइमरी इंटेंशन एंड सेकेंडरी इंटेंशन, जो कि अगर दोनों साथ में पूछा गया तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और इसमें से कोई एक क्वेश्चन अगर पूछेगा तो शॉर्ट शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वुंड हीलिंग स्किन रिपेयर बाय प्राइमरी इंटेंशन। तो स्किन हीलिंग या स्किन रिपेयर दो तरीके से हो सकती है, या तो प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू होगी या तो सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू होगी। प्राइमरी इंटेंशन कब होता है? जब वुंड हमारा क्लीन हो, स्मॉल हो और सर्जिकली सूचर्ड हो। वैसे केस में जो हीलिंग होता है वो हमारे प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू होता है। और सेकेंडरी इंटेंशन तब होता है जब वुंड बहुत ज़्यादा लार्ज होता है या फिर लॉस ऑफ टिश्यू। तो प्री रिक्वेस्ट क्या क्या है हमारे फॉर प्राइमरी इंटेंशन से हीलिंग होने के लिए? इसको फैक्टर प्रोमोटिंग के तौर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर प्रोमोटिंग प्राइमरी इंटेंशन रिपेयर ऑफ स्किन। तो जो हमारा वुंड है वो क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो फिर डिले इन हीलिंग होगा। जो पेशेंट है उसका न्यूट्रिशनल कंडीशन अच्छा होना चाहिए, वो एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन सी कंज्यूम कर रहा होगा, उस केस में हीलिंग में प्राइमरी इंटेंशन होगी और फास्ट होगी। फोर्थ है हमारा कि मिनिमम लॉस ऑफ टिश्यू होना चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया है फॉर प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग। एजेस कैन बी ब्रॉट टुगेदर, यानी कि जो हमारा वुंड है उसकी जो एजेस होंगी वो ज़्यादा दूर दूर ना हो ताकि उसको सूचर्ड किया जा सके और वो। तो आप देखते हैं कि स्टेजेस इन हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन क्या क्या है। अगर हीलिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है प्राइमरी इंटेंशन में तो तुम्हें ये पहले प्री रिक्वेस्ट लिखनी है, फिर स्टेजेस लिखनी है। ये मोड में क्या होता है, जैसे कोई भी वुंड हो, स्किन पे कट आ गए हमारे, तो फर्स्ट 24 आवर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या होती है, आओ देखते हैं। तो पहला तो हुआ कि जैसे कट लगा हमारे स्किन पे, तो ब्लड आके वहाँ पे फिल हो जाएगी और ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स मेनली, फर्स्टली तो न्यूट्रोफिल आती है, फिर बाद में मैक्रोफेजेस आती है फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स, और वो उस जगह को इन्वेड कर जाती है। अब न्यूट्रोफिल क्या करती है ना कि न्यूट्रोफिल कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है, और वो एंजाइम्स वहाँ अगर कोई कट के साथ अगर कुछ बैक्टीरियाज वगैरह आ गए हों तो बैक्टीरियाज को किल करने में मदद करती है, या फिर वहाँ के चोट लगी है तो हो सकता है ना कि बहुत सारे पार्टिकल्स या फिर ग्लास का टुकड़ा या फिर कुछ भी अंदर आ गया होगा, तो वैसे चीज़ को वो डिग्रेड करने में वो जो उसको डेब्रीज कहते हैं, तो वो डेब्रीज को साफ करने में न्यूट्रोफिल से निकला हुआ एंजाइम्स मदद करता है। नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन ऑफ एक्सटर्नल क्लॉट सरफेस कॉल्ड स्कैब फॉर्म हो गया हमारे इस। तो क्या हुआ ना कि जैसे वुंड पे हमारा क्लॉट फिल हो गया तो उसकी जो एक्सटर्नल लेयर है, तो एक्सटर्नल लेयर तो बाहर हो गई तो वो डिहाइड्रेट हो जाती है, उससे वाटर का इवापोरेशन हो जाता है, तो वो लेयर डिहाइड्रेट हो जाती है, और जो वो लेयर बनती है ना वहाँ पे उसको कहते हैं स्कैब। तुमने देखा होगा जैसे तुम्हें वुंड चोट लगती है तो वहाँ पे ब्लड निकलती है और थोड़ी देर के बाद वो सूख जाता है, तो वो एक पतला सा लेयर बन जाता है, उसको स्क्रैच करने से फिर वापस से ब्लड आने लगती है। आई होप तुम लोगों ने बचपन में ऐसा ना किया हो। डे टू, डे टू या फिर अंडर 48 आवर्स में क्या क्या होती है उसके बाद। नाउ जो न्यूट्रोफिल हमारी एंटर हुई थी अब वो रिप्लेस हो जाती है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज में मेनली M2 मैक्रोफेज एक इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर का लेयर है हमारे स्किन का, उसकी जो बेसल लेयर्स पे जो एपिथेलियल सेल होती है वो तो उनके कारण इंजर्ड हो चुकी होती है, तो अब उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है डे टू या फिर अंडर 48 आवर्स में। तो एपिथेलियल सेल्स जो कि डैमेज हो चुकी थी वहाँ पे न्यू सेल डिवीज़न के थ्रू न्यू एपिथेलियल सेल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, और वो एक कंटिन्यूअस लेयर बना देती है 3 to 7 डेज। नाउ नाउ क्या होता है ना कि ग्रेनुलेशन टिश्यू वो हमारे वुंड को इन्वेड कर जाती है। अब ग्रेनुलेशन टिश्यू मेनली कंटेन क्या करती है, फाइब्रोब्लास्ट, जो कि कोलेजन फाइबर को सिक्रीट करती है, मैक्रोफेजेस एंड न्यू ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन भी साथ ही में शुरू हो जाता है। वुंड के एरिया में न्यू ब्लड कैपिलरीज का भी फॉर्मेशन साथ ही साथ शुरू हो जाता है, और वो एक ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्म कर देती है। यानी ग्रेनुलेशन टिश्यू में क्या क्या आया, एक तो मैक्रोफेजेस आ गए, सेकंड फाइब्रोब्लास्ट, एंड थर्ड एंजियोजेनेसिस के लिए न्यू ब्लड वेसल्स।
तो अब फाइब्रोब्लास्ट है तो कोलेजन का सिंथेसिस और तो कोलेजन का लेइंग डाउन तो होगा ही। कोलेजन का लेइंग डाउन होते होते क्या होता है ना कि कोलेजन इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है और वो जो डैमेज हुआ था हमारा वुंड के कारण, जितना डेप्थ तक वो इंजरी हुआ था वो रिप्लेस हो जाती है बाय कोलेजन फाइबर टू अचीव द नॉर्मल थिकनेस। क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस थी, जो न्यूट्रोफिल्स थी, उनका काम तो हो गया, इन्फ्लेमेशन तो अब बंद हो चुकी है, तो इनका अब कुछ काम रहा नहीं, तो ये अब जाना यहाँ से दे स्टार्ट टू मूव अवे और बिगिन टू सबसाइड। डे 10 to 14, डे 10 to 14 में क्या होता है कि जो वेस्कुलरिटी, जो एंजियोजेनेसिस चल रही होती है वहाँ पे, नाउ दोज वेस्कुलरिटी विल गो डाउन। जो नया ब्लड वेसल फॉर्मेशन हो रहा था, तो नया ब्लड वेसल में क्या होता है ना कि एंडोथेलियल सेल के बीच में इनफ स्पेसेस होती है, जिससे कि जो ब्लड पास हो रहा होता है या जो फ्लूइड पास हो रहा होता है तो वो इजीली लीक आउट कर सकता है, इसी कारण एडिमा हो सकता है, इसी कारण एडिमा होता है। तो अब वेस्कुलरिटी ऐसे कम हो जाएगी तो फिर वहाँ का, जैसे वेस्कुलरिटी कम हो जाएगी वहाँ का एडिमा भी कम हो जाएगा। नाउ मैक्रोफेजेस स्टार्ट मूविंग अवे वीक्स टू मंथ since the inflammation has subsided. Weeks to month, no inflammatory cells are present. Dermal appendages are completely lost. डर्मल अपेंडेजेस से यहाँ मतलब है स्वेट्स ग्लैंड्स होती है, जो हेयर फॉलिकल्स होती है या फिर अदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है हमारे स्किन में। डर्मल अपेंडेजेस से मतलब है वो सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स, जैसे ग्लैंड्स हो गए हमारे, हेयर फॉलिकल्स हो गए या फिर अदर स्ट्रक्चर जो कि हमारे एपिडर्मिस में प्रेजेंट थी, जो कि वुंड के कारण अफेक्टेड हो गए, वो तो एरिया कोलेजन फाइबर से डिपॉजिट हो चुका है अब, तो वहाँ के जो अपेंडेजेस थे, डर्मल अपेंडेजेस, तो वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुके हैं। 1 मंथ तक आते आते जो वुंड स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट वो 80% हो चुकी होती है। स्किन रिपेयर बाय प्राइमरी इंटेंशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आती है तो तुम्हें इतना, तो अगर तुम इतना लिख दोगे तो वो सफिशिएंट होगा, और इसे याद रखना भी आसान है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है, तो तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये था पार्ट 1, जिसमें कि हमने बात किया प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू स्किन हीलिंग की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।